ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया, बिकॉज ये माफिया है, ये या खरीदता है लोगों को और या फिर लोगों को एलिमिनेट करता है। अब वो ज्यादा वक्त दूर नहीं है, इनके ट्रायल होंगे और असेंबली ट्रायल करेगी। लोग नहीं निकलने को तैयार तो कंटेनर लगाने की जरूरत महसूस क्यों की गई? जो हमारा हक है खैबर पख्तूनख्वा का, ये हम छीन के लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत सी बातें करने की हैं। सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, पीटीआई की इस वक्त क्या सोच है, जो 25 के जो उनका लॉन्ग मार्च था उसके बाद जो पार्टी के उनके चेयरमैन कह रहे हैं वो उसका मतलब क्या है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत ने बड़ी फौरी तौर पे क्लैरिफाई कर दिया कि जो इजराइल की रिकग्निशन का मामला है उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम ये कहते चलें कि जब तक पाकिस्तान कायम है और जब तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रूह है वो मौजूद है और जब तक कि उनकी लेगेसी को हम मानते हैं और इंशाल्लाह जब तक कायम है मुल्क जब तक मानते रहेंगे तो हम बिल्कुल इजराइल को रिकग्नाइज करने का सोच भी नहीं सकते जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक ना मिले, जो कि UN रेजोल्यूशन 242 में उनको दिया गया था ऑफ अ सेपरेट होमलैंड। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। अब हम चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाजरीन पीटीआई के बड़े मेंबर MNA थे, वो हमारे इलाके से इस्लामाबाद से, और प्रेसिडेंट है नॉर्थ पंजाब के सदाकत अली अब्बासी साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त ये जा रहे हैं लाहौर की तरफ जहाँ के इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई है फौरी तौर पे। अब देखिए उस मीटिंग में क्या तय होता है। ये तो हमें मालूम है कि फाइनली आरिफ अलवी साहब डिसाइडेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने वही किया जो आइन उनको हिदायत करता है। उन्होंने गवर्नर जो नामजद किया प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब के लिए बलीगुर रहमान साहब, उनको उन्होंने अप्रूव कर दिया और बलीगुर रहमान साहब कुछ ही देर में हल्फ उठाने वाले हैं। तो हम चलते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब के पास। बहुत शुक्रिया सदाकत, आपने अपने बिजी शेड्यूल ऑन द मोटरवे पे आपने हमें ज्वाइन कर दिया है, और टेक्नोलॉजी भी बड़ी ज़बरदस्त है, पता तो नहीं चल रहा आप किधर बैठे हैं, बट बहरहाल वी नो कि आप अपनी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लाहौर जा रहे हैं। सदाकत, शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, उन्होंने कल एक शो में बड़ी क्लियरली ये कह दिया कि जी बिल्कुल हुकूमत ने तय कर लिया था कि वो अर्ली इलेक्शंस बुलवाने लगी है। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, हमें उन इदारों से भी पता चला जो कि बीच में गो बिटवीन थे, और जो 25 तारीख को भी जिन्होंने आपके 3 मेंबर्स को, लीडर्स को हेलीकॉप्टर में लेके आए और स्पीकर से मुलाकात करवाई, तो हमें भी मालूम था कि ये तय हो चुका था कि हुकूमत 5-6 दिन में असेंबली डिसॉल्व कर देगी, उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने संडे बिफोर 25 जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 25 को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत के लोग कहते हैं जी हम, और ये मैं कोई ऐसी सीक्रेट बात भी नहीं करी क्योंकि ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब भी। तो उन्होंने ये कहा कि जी अब ये इमरान खान साहब ने ऐसे किया कि जैसे वो हमें थ्रेटन कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी नहीं करते, हम नहीं मानते, हम अपनी कायम रखेंगे हुकूमत और हम आगे चलेंगे। ये मुझे आप समझा दीजिएगा, ये समझाइएगा कि इमरान खान साहब जो इतना चाह रहे थे कि इलेक्शंस हो और असेंबली डिसॉल्व हो, तो व्हाई कुडंट ही वेट फॉर अ डे और 2, ये समझाएं जरा। जी बहुत शुक्रिया नसीम साहिबा। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, जो लीडरशिप होती है उनके पास बहुत सारी इतनी मालूमात होती हैं, और खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ज़ाहिर है जितने भी रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं उनसे उनके रवाबित भी रहे और सारा उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो समझते भी हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत जगह पे कमिटमेंट हुई, लेकिन वो कमिटमेंट मुझे ऑनर होती हुई नजर नहीं आई। तो इमरान खान साहब एक बात तो बड़ी वाज़ेह, एक तो वो खालिस्तान जमहूरी हैं और 3.5 साल में किसी प्रोटेस्टर पे इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज हमें शर्मिंदगी हो। एहतजाज वालों को इजाजत दी, मौलाना को इजाजत दी, नूनी को इजाजत दी, पीपल्स पार्टी को इजाजत दी, और खुलेआम उनके पॉलिटिकल चैलेंज को पॉलिटिकली हैंडल किया
किसी जगह पे यूज ऑफ फोर्स या जो गैर जमहूरी ताकतें होती हैं उस ताकत को इस्तेमाल उस पे आऊंगी मैं सदाकत, उस पे आऊंगी, उस पे डिटेल में हम बात करेंगे। मैं एक रेफरेंस में बात करूं। दूसरी बात ये, इमरान खान साहब कभी भी किसी गैर जमहूरी तरीके से किसी डील के जरिए इक्तदार में या पावर में आने के कायल ही नहीं है। तो ये कोई बात हो नहीं सकती कि इमरान खान साहब को कोई इलेक्शन दे और वो इलेक्शन ना लें और असेंबली डिसॉल्व हो और उसको ना समझ सकें। मेरा ख्याल है ये मेरी समझ से बालातर है आपकी ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जी इलेक्शन तो हो रहे थे लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि लॉन्ग मार्च कर दिया इसकी वजह से। तो ये बातें मेरा ख्याल है एक हद तक इनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब की सिंगल डिमांड है। आपका नहीं, एक सेकंड सदाकत, आप ये कर जी सदाकत, आप ये फरमा रहे हैं कि आपके वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने आपको बुलाया, जिनकी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं लाहौर इस वक्त, कि उनको भी हकायक नहीं मालूम, यानी कि उन्होंने बेपरकी उड़ा दी है कल शौकत पराचा के प्रोग्राम में रूबरू में, जब वो इस हद तक गए कि उन्होंने कहा कि स्पीच लिखी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर की। मैं उनके अल्फाज दोहरा रही हूं, अपनी बात नहीं कर रही। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल फरमाया प्रोग्राम में कि उनकी स्पीच भी लिखी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर की, ये अनाउंस करने के लिए कि डिसॉल्व करनी है असेंबली, ये वो। तो ये तो मैं आपके लीडर की बात रिपीट कर रही हूं, अपनी तो नहीं आपको कुछ सुना रही कहानी। देखिए नसीम, मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि अगर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि नहीं हर कीमत पे 25 को लॉन्ग मार्च करना है, इमरान खान साहब के अज़ाइम कुछ और हो नहीं सकते। तो जो मालूमात शाह महमूद कुरैशी साहब के पास थी, इमरान खान साहब जाहिर है उन्होंने एक जुमला बोला था कि मुझे इससे पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसे जो है ना अहद पैमा किए वो पूरे नहीं हुए। लिहाजा इमरान खान साहब, मैंने जो बात की थी ये कि वो जमहूरी आदमी है और अगर उनको इलेक्शन मिल रहा होगा तो वो हर कीमत पे इलेक्शन लेंगे और कोई वजह नहीं हो सकती। जो आपने सिनेरियो बताया इसकी बैकएंड पे भी जाहिर है बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो शायद आपके और मेरे सामने नहीं है या शाह साहब उनका जिक्र ना करते हो। लिहाजा एक बात दोबारा से, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, आजादी मार्च करना चाहते हैं, इसके पीछे हासिल वसूल और पॉलिटिकल जो टारगेट है वो फ्रेश इलेक्शन है। और हम किसी किस्म की ना तो इस हुकूमत को ले जाके अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, ना कोई हम खुदा ना खास्ता कोई नेशनल गवर्नमेंट के चक्कर में, ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात करना चाहते हैं। वी वांट फ्रेश इलेक्शन ताकि मुल्क में जो इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है उसमें डिसीजन मेकिंग की कमी है और डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुदा ना खास्ता अगर नहीं आती तो पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फ्रेश इलेक्शंस की बात ठीक बिल्कुल ठीक है, तो इस पे तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं। और वो जो हम देख रहे हैं कि मलिक रियाज साहब की, जरदारी साहब की वो जो एक ऑडियो टेप है जिसमें बात हो रही है कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विड्रॉ करा लें तो फिर जो है इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। और उसके अलावा ये ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं बिलावल भी, और ये भी सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और आर्मी चीफ ने भी कन्वे किया कि वो अगर आप विड्रॉ कर लेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इमरान खान साहब इलेक्शंस करवा देंगे फ्रेश। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि सबको मालूम है कि ये बात दुरुस्त है कि ही वांट्स अर्ली इलेक्शंस। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि स्पीच भी लिखी जा रही थी तो फिर इसका मतलब कि हो सकता है, यही बात कर रहा हूं, मैं खुल के बोल देता हूं कि हो सकता है कि उस सारे प्रोसेस में उन्होंने भी यू टर्न ढूंढ लिया हो और इमरान खान साहब को ऐसे सिम्टम्स मिले हो सिस्टम से कि वो कहीं उनके साथ हाथ ना हो जाए। लिहाजा ही वेंट फॉर हिज ओन ऑप्शन। हाँ, ये चीजें सारी जो होती है ये जाहिर है वो ऑप्शन नहीं आया ना, तो ये सियासत में तो बहाने होते हैं। आपने ना करने के 100 बहाने, अगर एक काम आपने नहीं करना तो 100 आपके पास एक्सक्यूज होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को असेंबली रेजोल्यूशन मिल रहा हो और नया इलेक्शन मिल रहा हो तो वो कोई और किसी को प्रेशराइज मजीद करेंगे, क्योंकि तो हमने हासिल वसूल कुछ नहीं करना। हमने पब्लिक मोबिलाइज कर ली है, हमने बड़े तमाम शहरों में जलसे कर लिए हैं, अपनी पब्लिक शो कर दी है, अपनी
जो एक हमारी पॉपुलैरिटी शो कर दिया, व्हाई वुड वी गो फॉर समथिंग तो एल्स? आप कह रहे हैं, अच्छा आप कह रहे हैं खुल के जो आपने बात की, आपने कहा कि इमरान खान साहब स्मेल्ट रैट, उनको लगा कि कोई हाथ होने लगा है, क्योंकि इस मुल्क में जब बीच में सब पढ़ते पढ़ाते तो हाथ भी हो जाते हैं, वो तो सबने देखा है, हर पार्टी ने देखा है कि हाथ हो जाते हैं। अच्छा अब चलते हैं इस पर 25 के रोज हमें याद है कि जब हम यहाँ इस्लामाबाद में फिर रहे थे शुरू दिन के वक्त तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इतनी हर तरीके से हर जगह लगाए हुए थे इन्होंने, कई बुलडोजर्स रखे थे, कई कंटेनर्स थे, कई सरिया और ट्रेलर थे, कई ट्रॉलीज थी, वो सब हमने खुद देखा। अच्छा जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी और उन्होंने ये कहा कि जी आप आ सकते हैं, और बाबर अवान साहब ने शुक्रिया अदा किया उनका कि H8 में आप हमें इजाजत दें जहां मौलाना फजलुर रहमान की हुई, और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन रेजिस्ट कर रही थी, अटॉर्नी जनरल ने रेजिस्ट किया, लेकिन कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप H8 में और G9 के दरमियान जगह उनको दे दी। शुक्रिया भी अदा हुआ उनका, तो वो इसलिए दी कि भी फिर आप डी चौक पे नहीं आएंगे। दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली स्टेटेड बाय द कोर्ट। अच्छा इमरान खान साहब ने कहा वहां स्वाबी इंटरचेंज में कि नहीं जी, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप पहुंचे डी चौक, और ये तो हर एक नाकिदीन भी लोग मानते हैं कि जी बड़े जज्बे के साथ इमरान खान साहब की जो टीम थी, जो उनके लोग थे, वो चौक दर चौक जा रहे थे डी चौक की तरफ। मुझे ये समझाएं कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप पार्टी के अंदर खाने, आप जो थिंकिंग है यू आर फेमिलियर विद दैट, तो कोर्ट में फिर क्यों कहा कि H9 की हमें जगह दें, हम वहीं रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, अगर डी चौक में लोगों को बुलाना था? मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा देखें नसीम, इस तरह है कि आपको एक तो बात पता है कि हमने पहले ही जो है ना ये श्रीनगर हाईवे का टाइम दिया था, लेकिन बाद में जब हमें रोका गया तो फिर उसके हवाले से वो श्रीनगर हाईवे उनको फीजिबल नहीं लगा, बिकॉज वो जगह ऐसी थी जो रोकने और कंटेनर्स के बाद शायद उनको फीजिबल नहीं लगी, तो लीडरशिप ने अनाउंस किया। जब 1 बजे से हम लोग तो फील्ड पे चले गए थे, मुझे टास्क मिला था कि एक्सप्रेस वे फैजाबाद पे मैंने रास्ता खोल दिया। अब जब आप उधर जंगो जदल में होते हैं, पुलिस आपको शेल कर रही होती है, मेरे साथ राजा खुर्रम नवाज था, हमें पुलिस ने डंडे मारे, हमारी गाड़ी के अंदर शेल मारे, जी, बड़ा जुल्म किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या किया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं, जब आप इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर चुके होते हैं, लोग ऑन द रोड्स होते हैं, उस वक्त आप ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना लोग डाइवर्ट होते हैं, और जब आपको पुलिस की शेलिंग हो रही हो, आपका साउंड नहीं होता, लोगों से कनेक्टिविटी, अगर मेरे सामने 10,000 लोग थे तो मैं तो उनसे बात ही नहीं कर पाता। पीपल वर डूइंग व्हाट दे थॉट गुड एट द टाइम, बिकॉज इंस्ट्रक्शन पास करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो उस वक्त जब ये इन्होंने फैसला किया कोर्ट ने, आई थिंक इट वाज आफ्टर 3 o'clock, लेकिन मैं कोर्ट के फैसलों की, जो राना सनाउल्लाह ने जो उसका मजाक उड़ाया कि आप सेफ सिटी के कैमरास देख लें कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हमारे पे सेलिंग होती रही, रास्ते बंद रहे, इन्होंने नहीं खोले। अब अगर हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पुराने एयरपोर्ट से आते हैं, हमने सीधा 0 पॉइंट से आगे आके इधर वी हैड टू मूव लेफ्ट और राइट। हम तो लेफ्ट राइट से पहले हम वही मार खाते रहे 4 घंटे, और बड़ी मुश्किलों से पुलिस से लड़के हम लोगों ने वो रास्ते खोले। तो ये बेसिकली इसका सारा जो ये हेवॉय क्रिएट किया राना सनाउल्लाह ने। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम इतना कम था कि हम अपने जो लोग ऑन फुट थे उनको हम कन्वे ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज लोग गाड़ियों में थे, लोग पैदल थे, कोई साउंड का निजाम नहीं था, लोग जो मुख्तलिफ रास्तों से घूम फिर के आ रहे थे। तो वो बिल्कुल जो गलत हुआ, वो गलत इससे हुआ कि कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक हुकूमत ने उड़ाया और आखिरी दम तक रास्ते नहीं खोले। लिहाजा जिसको जहां से मिला वो फिर नया ऑर्डर कोई कन्वे नहीं हुआ, लोग सिग्नल भी कम थे, तो लोग डी चौक आए। इमरान खान साहब डी चौक से पीछे ही रहे, लेकिन उसी सड़क से आए। ठीक। अच्छा ये बताएं जी, ये बताएं कि नहीं, ये आपने जो अपना तरफ एक्सप्लेन किया हुकूमत ने, तो वो आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत को ऑर्डर थे कि आप आने दें, लेकिन H8 तक आने दें, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी तो नौबत ही नहीं आई, आपको तो बहुत पहले ही मार पिट रही थी जब आप लोग अंदर आना शुरू हुए, चाहे 0 पॉइंट से आए, चाहे कश्मीर हाईवे से आए, वो तो और उस पर तो जितनी मजम्मत की जाए, जितनी शेलिंग होती रही, और हमारी तो हम कह चुके पहले भी, हमारी दोस्त ने 1:30 बजे रात को फोन किया चक शहजाद से, उन्होंने कहा कहीं बॉम्बिंग हो रही है। मैंने कहा बॉम्बिंग हो रही है? उन्होंने कहा जी इतनी आवाज
चक शहजादा, ये तो जिस नौयत का ऑपरेशन हुआ वो सब जानते हैं, तो उस नौयत का नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर उसी बात पे जाती हूँ जो कोर्ट ने कहा, और बाबर रवान साहब ने, आपके पार्टी के लीडर भी हैं, लॉयर भी थे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कोर्ट का कि हम एज 8 तक करेंगे। बट आपकी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि आपके जो लोग थे, जो फुट सोल्जर्स थे, वो बड़े जज्बे में थे और आप उनको रोक नहीं सकते थे, कम्युनिकेशन का इशू था क्योंकि 1-1:30 बज गया हुआ था, ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इस वजह से आप बात जी, जब कोर्ट का ऑर्डर आया ना तो लोग ऑलरेडी मूव कर चुके थे, और लोग अगर तो पीसफुल तरीका हो, हमारे पास साउंड होते हैं, हम उनको रैलीज को मैनेज करते हैं, लेकिन हमारी साउंड सारे पीछे वापस चले गए, लोग हमारे जो थे, जो मैनेज करने वाले, वो तितर बितर हो गए, पूरा एक जो मैनेजमेंट का सारी एक मशीनरी थी वो सारी डिस्टर्ब होगी। लिहाजा लोग अपने तरीके से आए, कोई किसी को मैनेज नहीं। मेरी रैली इतनी बड़ी, हजारों की रैली थी, लेकिन आई एंडेड अप हैविंग 30-35 व्हीकल्स, क्योंकि लोग आगे, तो इसलिए फिर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कहीं किसी जगह पे आपके कैंप्स लगे होते हैं, लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं। मैं निकला हूँ घर से 12:30 बजे, मुझे तो नहीं पता कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, मैं तो वहां पे टीयर गैस खा रहा था, ना मेरे पास कोई कन्वे करने का तरीका था कि जो कुछ भी हुआ लेट हुआ। लेकिन हुकूमत ने ऑर्डर होने के बावजूद रात तक कोर्ट के ऑर्डर की पाबंदी नहीं की और लोगों को मारते रहे। हमारे साथ बच्चे थे, औरतें थी, बुजुर्ग थे, बीमार थे, और लड़के मेरे, उनको डायरेक्ट शेल लगते रहे, जख्मी होते रहे, गिरते रहे। मैं बतौर एमएनए और खुर्रम नवाज बतौर एमएनए, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाड़ी के अंदर उन्होंने जो है ना वो शेल्स मारे। मुझे आप बता दें, हालिया तारीख में कभी इतनी बड़ी सियासी कारकुनों पे इस तरह की दहशतगर्दी हुई हो, रियासती जबर हुआ हो, और इसके बावजूद लोग, हजारों की तादाद में लोग फिर भी आए, तो मैं समझता हूं कि हम जीत गए, ये हार गए। हमारे लोगों ने फिर भी जज्बा दिखाया। पीछे आपको पता है, ना हम आग लगाते हैं, ना हम पिस्तौल रखते हैं, ना हमारे पास डंडे होते हैं, हम तो सारे शेख रशीद साहब को समझाएं कि इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए कि खूनी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप औरों को वजह दे देते हैं। बात आप मुझे बताएं कितनी खवातीन, यंग लड़कियां आती हैं पीटीआई के जलसों में, हम उनके साथ खूनी करने आएंगे? जाहिर है नहीं, वो तो मैं तो खुद गई, जी हमने खुद देखा था, बिल्कुल खवातीन थी, 4 साल के बच्चे थे। हम ये करने के लिए, हम अटैक करने के लिए, हम हमारे पर नहीं, वो जिस तरह से शेलिंग हुई। अच्छा ये बताएं कि, और ये हमारी बात हुई इदारों के लोगों से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अच्छा जब 1 बजे ऑपरेशन करने की डिसीजन ली गई है, उसमें सब इन्वॉल्व थे, 245 भी इन्वोक कर गया था, आर्मी रेंजर्स के को इन एड ऑफ सिविलियन पावर, और आपको मालूम है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मंगला से भी ट्रूप्स आए थे, 111 तो था ही था। लेकिन वो कहते हैं कि जी जब 1 बजे, क्योंकि आपके लोग तो बहुत जुनून के साथ आए हुए थे और द यंगस्टर्स, वो कहते हैं जी जब एक कंटेनर गिर गया था डी चौक में, तो फिर हमें जेन्युइनली ये मामला सामने था कि अगर दूसरा भी हट जाएगा तो पीछे पार्लियामेंट है सो है, लेकिन डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, ये सब है, तो हमें, क्योंकि वो सब मानते हैं कि जी इतने जुनून के साथ आए हुए थे कि शेलिंग थोड़ी सी होती थी, ये पीछे जाते थे, फिर वापस आ जाते थे, और विच इज वाई देन आई थिंक आखिर में आके उन्होंने, रेंजर्स ने उस जगह को ऑक्यूपाई किया जब पीछे आखिरी दफा हटे। तो एक ये भी मामला, मतलब इस तरह की भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। और वो कहते हैं जी सबसे ज्यादा, एक तो आप लोगों को जो मारपीटी, वो कहते हैं सबसे ज्यादा शेलिंग जहां आपकी खवातीन भी हैं, उनकी वीडियोस भी हैं, वो डी चौक में है। तो कहते हैं ये जो सिचुएशन थी कुछ हमारे भी हाथ से बाहर थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी का एक रेड हेरिंग हो जाती है कि जी आप उधर किस तरह से फिर पीछे हट सकती है एडमिनिस्ट्रेशन जब आपके सामने ये मामलात हों कि पार्लियामान भी है, रेड जोन पूरा का पूरा है। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, रियासत और हुकूमत माँ होती है और जो बच्चे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई गलती है, कहीं है, तो उसको, अगर आप क्राउड, इतने बड़े क्राउड पे अगर आप शेलिंग करेंगे तो वो रिएक्शन में वायलेंट होगा। हर तरह का बंदा आया होता है मेरे साथ, अगर 20 बंदे मेरे जानने वाले हैं तो 50 अननोन भी आए होते। तो क्या मैं, ये को हरफे आखिर हो गया था कि उन खवातीन पे, उन पे आपने टीयर गैस ही करनी है, आप लेडी पुलिस भेज देते,
आप क्राउड के साथ जो हैंडल करते हैं क्राउड को पीछे धकेलने के 101 तरीके, लेकिन ये राना सनाउल्लाह की बदमाशी थी। वो पाकिस्तान को सबक सिखाने आए थे, वो उनका एक गुंडागर्दी का एक स्टाइल है। मैं घरों से नहीं निकले दूंगा। मुझे आप बताएं, मैं आइन और कानून का मानने वाला हूं, तुम होते कौन है मुझे ये कहते हो कि मैं तुम्हें घर से नहीं निकले दूंगा? प्रोटेस्ट का राइट है, बिल्कुल है। फजलुर रहमान साहब को मिला राइट, बिलावल भुट्टो को मिला, ठीक राइट है प्रोटेस्ट का। अगर तुम मुझे मेरे आईनी हक से रोकोगे तो मुझे तुम्हारी गोली लाठी की क्या परवाह है, मुझे तुम्हारी वर्दी की क्या परवाह है? जब तुम्हें तुम्हारी वर्दी, मेरा आइन तुम्हें हक देता है कि तुम मेरे पे डंडा मारो, लेकिन वही आइन मुझे हक देता है कि मैं अदालत के फैसले के मुताबिक सड़क पे आऊं। अगर तुम 50,000 बंदों पे गोलियां चलाओगे, उन औरतों पे अगर तुम शेल मारोगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट एक रिएक्शन आएगा वायलेंट? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद क्या आगे क्या करने जा रही है पीटीआई? नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। आपको मालूम है कि पीटीआई के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इजाजत दे और फिर इजाजत लेके दे, हुकूमत से हमारा हक बनता है। और उन्होंने बहुत सी उनकी लिस्ट है, वो कहते हैं जिस तरह से इन्होंने तबादले किए हैं इदारों में, ये सब तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। और जैसे उन्होंने अभी जो लॉन्ग मार्च है उसको भी डिले किया। ब्रेक के बाद पूछेंगे हम सदाकत अब्बासी साहब से कि अब सोच क्या है, कि थोड़ा सा पॉज आया है इसमें, कि अब स्ट्रैटेजी और बन रही है, इलेक्शंस में भी हिस्सा लेने वाले हैं, तो क्या है ये बात थोड़ी देर आगे चलेगी और फौरी तौर पे जो लॉन्ग मार्च वगैरह है उसको रोक दिया? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पीटीआई की अब जो सियासत है, जो स्ट्रैटेजी आगे बना रहे हैं इमरान खान साहब, उस पर बात करें। हमारे साथ सदाकत अली भाई सब हैं, फिल वक्त MNA हैं, असेंबली में रेजिग्नेशन तो दी, अभी तक इन लोगों की अप्रूव नहीं हुई। अच्छा ये बताइए सदाकत कि अब नेक्स्ट स्टेप, जो उस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि 6 बजे, अच्छा हमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब को उस वक्त कन्वे हुआ सेंटोरस पर जब वो थे कि ये कोर्ट का जो है इनकी बात पर अमल करना लाजमी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। जिस तरह से कन्वे हुआ था 8 या 9 तारीख की रात को, 9 को अप्रैल की 9 को, तो यहाँ भी कन्वे हुआ था, तो इसीलिए सेंटोरस पे वो रुक गए थे। बहरहाल ये अब बताएं कि इमरान खान साहब ने कोर्ट्स के हवाले से बहुत कुछ कहा है, और वैसे हमें बताया था कि मंडे को कोर्ट जाएंगे आपके लॉयर्स लेके मुख्तलिफ पिटिशंस, तो आज सुप्रीम कोर्ट आपके लॉयर्स गए? अच्छा, मैं जो कि इस्लामाबाद से आ गया था, मेरे पास आज की अपडेट तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दें कि राना सनाउल्लाह और ये हुकूमत ये कहती है कि जी हम इनको घरों से नहीं निकले। तो हम देखें ना, हम तो ये समझते हैं कि ये मुल्क भी हमारा है, ये पुलिस भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, लेकिन आइन भी हमारा है। हमारे आइनी हक से अगर हमें कोई रोकना चाहता है तो हम चाहते थे कि लोगों के सामने एक दफा कोर्ट ये हमें बता दे कि क्या जो आइन का वो जो सेक्शन है जो मुझे असेंबल होने की इजाजत देता है, मुझे प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है, वो मौजूदा हुकूमत ने कहीं आइन से निकाल तो नहीं दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। हम बिल्कुल वो करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई आइन और कानून नहीं है तो फिर तो खुदा ना खास्ता, तो फिर तो हालात बड़े खराब हैं। हम पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन तरीके से अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैपिटल में हम अपना असेंबल होके अपना जो हमारा सियासी तकाजा है वो हम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट बिल्कुल आइन के मुताबिक हमें कहेगी कि आपको इजाजत है। बाकी हम कभी ना हमने ATM जलाई है, हम दरख्त लगाने वाले हैं 10 अरब, हम दरख्त जलाने काटने वाले नहीं हैं और दरख्त जलाने वाले हम लोग नहीं हैं। तो अगर आपने शेलिंग किया और उससे घास को आग लगी है और उससे दरख्त जले तो ये कोई बहाना नहीं है। शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, तो इसका मतलब है आप उसको खूनी बनाएं। खूनी तो हुकूमत ने बनाया। मुझे बताएं, क्या हुकूमत भी कभी अपने बच्चों पे इस तरह की यानी टीयर गैस या इस तरह का जुल्म करती है? 5 हमारे बंदे राना साहब ने मार दिए, हमारे 5 जवान शहीद हुए। किस पे हम आइन और कानून और तमीज और अदब में रहते रहें? आप हम पे रियासत का डंडा गैर आइनी तौर पर इस्तेमाल करें, तो क्या ख्याल है ये चीज चल सकती है? इसके लिए हम कोर्ट के पास गए और हमें यकीन है कि सैनिटी विल प्रिवेल और हमें अपना राइट मिलेगा और हम डिमांड करेंगे इलेक्शन।
इलेक्शन हमें दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि लेट्स कोर्ट की बात तो बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गई। अब इस पर चलते हैं चीदा चीदा। एक तो ये कि गवर्नर जो हैं अब आज लग जाएंगे, जो पीएमएलएन ने जिनको नॉमिनेट किया, यानी पीएमएलएन लेड कोलिशन गवर्नमेंट। तो पहले हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं करना चाह रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, यानी कि पंजाब के पॉलिटिक्स में तो ये पोजीशन थी उनकी। तो आप लोगों की कुछ थोड़ी सी पोजीशन अब बदली है, उनको नॉड मिल गया था पीटीआई के चेयरमैन से कि आप कर लें जो आपसे कहा जा रहा है? देखिए, आइन में तरीकाकार दर्ज है और प्रेसिडेंट के पास एक खास तरह का टाइम और खास तरह का उनके पास इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर की समरी को एक हद तक उसको वो उस पर तनकीद कर सकते हैं या उसको उस पर कोई एतराज लगा सकते हैं, और वो जब मुनासिब समझा जाता है। जाहिर है सदर भी पाकिस्तान के सदर हैं और जाहिर है आइन के जरिए आए हुए हैं और उनको भी पता है कि आइन की पाबंदी है। तो ये एक जो प्रोसीजरल बातें थी वो प्रोसीजरल है और हमें लगेगा कि हर तरफ से इसी तरह की सेंस अगर प्रिवेल करे और पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशी एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है और उसकी वजह सियासी बहरान है और सियासी बहरान से निकलेंगे। आज पंजाब में हुकूमत आपको पता है अक़लियत की है, आपको पता है लोटों की हुकूमत बनाई गई थी। आज वजीर आला जो है वो आईनी नहीं है। अगर सदर ने अपने आप की और अपनी पार्टी या अपने उससे बढ़ के सदर का और उसका इख्तियार किया रोल, तो ये हर आदमी पे लाजिम है। अब मुझे बताएं कि क्या पंजाब में आप अक़लियत की गवर्नमेंट उसको मेंटेन करेंगे? यही जिम्मेदारी गवर्नर की है। वो फुल फॉर हमजा शहबाज से जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड करें ताकि अगर हमजा शहबाज के पास अक्सरियत है तो वो सीएम हो, वरना वो गैर आईनी और गैर कानूनी सीएम अगर पंजाब पे चलेगा, सब गैर आईनी काम करेंगे तो फिर कोई भी पाबंद नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल है अदालतों को देखना है, एक तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो, और दूसरा जो आइन और कानून के तहत मुख्तलिफ तकाजे हैं मुख्तलिफ ऑफिस के, वो मेंटेन है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, पीटीआई की सियासी हिकमत अमली पर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो बात जो गुजरी हुई है वो हो गई, इस पर आप बातचीत करते रहेंगे। एज फार एज द प्रेसिडेंट इज कंसर्न, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तो प्रेसिडेंट वैसी हैं जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, इनके कोई राइट्स ऐसे अथॉरिटी तो है नहीं, बट बहरहाल वो तो हो गई बात। अब ये मुझे बताएं कि जो पंजाब में इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस, आप तो उसमें हिस्सा लेंगे यकीनी तौर पे? जी बिल्कुल, अगर पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इसमें हिस्सा लेंगे, और अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन कभी इम्कान है कि उसमें पार्टी हिस्सा लेगी, और जहां जहां हमारे लोग लौटे हुए हैं या हमारे लोग ही लौटे हुए हैं, हम इंशाल्लाह वो सीटें रीगेन भी करेंगे। और उसके बाद फिर अगर जब हुकूमत अगर उसको खत्म होती है तो वो खत्म भी हो जाएगी। ये अब हो सकता है कि उससे पहले ही जनरल इलेक्शन आ जाए। मुझे तो ऐसे, मेरी तो खबरें ये हैं कि ये फौरी बजट पेश करने के बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि हमें फिर वो बाई इलेक्शन ना लड़ना पड़े, लेकिन अगर लड़ना पड़ा तो पार्टी तैयार है। अच्छा, अब आपके खबर है कि वो घर जा रहे हैं, हमें खबर ये है कि वो नेशनल असेंबली में की कुछ 12 या 20 सीट्स पे बाई इलेक्शंस करवा रहे हैं और आप लोगों की जो रेजिग्नेशंस हैं वो उनको प्रोसेस करवा रहे हैं। ये भी एक खबर है, मैं ये नहीं कह सकती मुसद्दिका खबर है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर ये सिचुएशन बनती है तो उस सूरत में आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी? क्या आप लोग उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जो नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शंस होंगे? इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जब आप पार्लियामान से बाहर होते हैं, फिर आप बाहर होते हैं, फिर जो अगला होता है वो अपनी मर्जी की बहुत सी चीज़ें कर लेता है, तो आपकी नेशनल असेंबली के हवाले से क्या थिंकिंग है? नसीम, अब मुझे लगता है हमारी जो सियासी ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है। जो हमारी स्ट्रीट पावर है, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट कहाँ कर रही हूँ? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो हमारी स्ट्रीट पावर है वो स्ट्रीट पावर हमारी इतनी है इंशाल्लाह कि हम ये, आप फिक्र ही ना करें कि ये कोई ऐसा होगा कि हम इनको मौका देंगे। अभी आप देखें हमारा लॉन्ग मार्च
जो जाहिर है अभी अगले 2 दिनों में इसका अनाउंस हो जाएगा। तो इस लॉन्ग मार्च के साथ ही चीजें आपको समझ आ रही है कि चीजें जा किधर रही हैं। तो ये इतनी बड़ी बात कि इस तरह की जो मांगे तांगे की हुकूमत है, 11 पार्टियां जोड़ के ये अगला इलेक्शन भी करा देंगे और हम करने देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल हम फोर्स है और सबसे बड़ी फोर्स है पाकिस्तान की, तो ये आपको नजर आ जाएगा कि ये कैसे मैनेज। अच्छा, ये आपने बात की स्ट्रीट पावर की, और इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि अगर एक चीज जो बदली है पिछले कुछ बरसों में, और हमने देखा इस हुकूमत के, आपकी हुकूमत के जाने के बाद बहुत क्लियरली, वो ये है पीटीआई की स्ट्रीट पावर जो अर्बन सेंटर्स में बड़ी क्लियरली नजर आई है अक्रॉस द कंट्री। लेकिन ये बताएं कि आप तो बात कर रहे हैं कि स्ट्रीट पावर की, लेकिन इधर इन्होंने चाहे नैब के कानून हैं, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, वो तो नेशनल असेंबली से भी पास कर लिए और सेनेट से भी पास हो गए हैं। तो ये तो चीजें अब मुकम्मल तौर पर हो गई हैं। देखें, और आप इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था कि भैया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं और वोट आउट यानी हुई गवर्नमेंट। अब आप जो मर्जी कहें, लेकिन मैं आप आइन की बार बार बात करें, तो आईनी तौर पे तो ये गवर्नमेंट तो इट्स अ गवर्नमेंट दैट केम इन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। आप नहीं मानते, आप नहीं, वो और बात है, लेकिन इन्होंने जो कवानीन अभी बनाए हैं उनका क्या करेंगे आप, ये मुझे बताएं। ये चीजें सारी, ये आपका मौकफ है कोर्ट, जो हम इसीलिए जा रहे हैं कि जिन जिन चीजों पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, हम समझते हैं कि जो इन्होंने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट खत्म किया वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक था, वो नहीं कर सकते। ईवीएम भी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक था, तो इसमें हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है उनकी राय मुख्तलिफ है। बहरहाल फाइनल फैसला जो कोर्ट का होगा वही होगा। तो जो इस वक्त जो हालात हैं, हर चीज के पीछे को मोरालिटी भी होती है। आप ये समझें कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ वजीर आजम हो और राजा रियाज हमारी पार्टी के जो डिफेक्ट करके गए हुए, वो अगर अपोजिशन लीडर हो और वो मुल्क के बिट के फैसले करें और जरदारी साहब फैसला करें कि नैब का चेयरमैन कौन होगा, तो कौन पाकिस्तान में इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और इसकी वो जो एक आप समझें कि पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। तो ये सारी चीजें जब अवाम निकलती है, ये सब जो हीले बहाने ये खत्म हो जाते हैं। हम समझते हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान की आवाम है और वो हमारे साथ हैं। ये डिसीजन मेकिंग सारी अगर कोई गलत होती भी है तो ये अंडू भी हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो ये तमाम मामला आप कोर्ट में लेके जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब उस दिन 2-3 मरतबा कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि जी बिल्कुल हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, हमारी टीम होगी, नेगोशिएट करेगी। तो आप लोगों के आपका हुकूमत के साथ फिलवक्त क्या कांटेक्ट है, ये बताइए। देखें जी, हम बिल्कुल नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं कि अगला इलेक्शन कैसे होगा, असेंबली कब डिसॉल्व होगी, उसमें केयर टेकर का क्या सेटअप होगा, अगर बजट पास कराना है तो उसके लिए जाहिर है वो एक कौम की जरूरत है, वो भी हम उस पर हर उस मामले पे हम बैठने के लिए तैयार हैं जो मामला इस मुल्क को फ्रेश इलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। जाहिर है बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं उसमें, वो टेक्निकलिटीज के लिए हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हमारा इस हुकूमत के साथ और कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात 1 पॉइंट एजेंडा है कि फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट, ताकि नई हुकूमत आए, वो सख्त फैसले ले और मईशत जो इन्होंने 1.5-2 महीनों में बर्बाद करके रख दी है, सारे इशारिये जो मजबूत थे, 6% ग्रोथ थी, 6,300 अरब का रेवेन्यू था, एक्सपोर्ट जाके 32 अरब पे पहुंच गई थी, आपका बाकी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही थी, टेक्सटाइल ग्रो कर रहा था, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था। आपने ये फरमाया सदाकत अली, ये बताइए अभी मैंने आपको सही सुना कि आपने कहा कि हम बजट वगैरह तक हम इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये नेशनल इशू है, उसको पास करवाने के लिए। ये इज दिस करेक्ट? ये डिड आई हियर यू करेक्टली? जी, मैंने कहा बजट पास करना है, लेकिन इसमें पहली बात यह है कि क्या हम फ्रेश इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फ्रेश इलेक्शंस के लिए जाहिर है जितने उस सारे मामले के लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं और एक ही एजेंडा है, नए इलेक्शन के करने में अगर बजट पास करना भी है तो वो भी उसमें मेरा ख्याल है जाहिर है कौम की बात है, वो आपकी केयर टेकर, वो तो वैसे भी हो जाएगा जी। और केयर टेकर वगैरह अभी तक एज ऑफ नाउ आपके कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आपके इदारों के साथ तो हुए मुज़ाकरात, अभी भी हो रहे हैं। देखिए, आप इदारों वाली बात जो है वो मेरे लेवल से ऊपर की बात है। अच्छा, आपके लेवल से ऊपर की है, ठीक है, लेकिन वो तो जो पब्लिक बातें वही मैं कह रही हूँ, कोई छुपी हुई बातें तो नहीं है।
इफ आई हैव टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट तो मैं तर्जुमा अपनी पार्टी तो मैं उसका तर्जुमान हूं, तो मैं वो बात करूंगा जिसका मुझे कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो मैं इससे बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट पे एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि फ्रेश इलेक्शंस और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। इस पे हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इधर जाने के लिए जो जो आईनी कानूनी रुकावटें हैं वो हम दूर करने के लिए तैयार अच्छा, हैं। आखिरी सवाल जी नहीं, आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि 1 पॉइंट एजेंडा, इसी पे बात करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आपका मतलब कि इलेक्शंस की डेट दें, उसके बाद बाकी चीजों पे भी बात होगी। ये बताइए कि आपने कहा कि स्ट्रीट पावर, आपने कहा लॉन्ग मार्च, तो कुछ जहन में है कि कब डेट देने वाले हैं लॉन्ग मार्च की, या जब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग अपनी पिटीशन ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद डेट देंगे? इज दिस करेक्ट? नहीं, ये अभी फैसला नहीं हुआ कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इमीडिएट हियरिंग हो जाती है या लेट होता है। आपने इमरान खान साहब ने 6 दिनों की बात की है, 6 दिनों में अगला स्केड्यूल आ जाएगा कि फिर हम कब निकल रहे हैं और क्या किस तैयारी से निकल रहे हैं। उसमें कुछ चीजें छोड़ दी जाएंगी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। अगर तो हमें ये मजबूर करते हैं कि हमने लड़ना ही है और अपने आईनी हक हमें नहीं मिल रहा, फिर तो उसके लिए और मतलब चीजें होगी। लेकिन हमें पूरी यकीन है कि अदालतें हमें हमारे आईनी हक का देंगी और हम अपना जो प्रोटेस्ट का राइट है उसको इस्तेमाल करके हम इस गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि ये मौजूदा जो सेटअप है इसको खत्म करें और फ्रेश इलेक्शन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली भाई साहब, हमसे बात करें। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।